Hey guys, welcome to Biology Binge Insight Learning. If you have not subscribed to my channel yet, then first subscribe it so that you do not miss any update, and do not forget to like and share the videos. So here you will be learning about the urine formation, where we will be dealing with the three main steps of urine formation, that is the glomerular filtration, tubular reabsorption and tubular secretion. So let's begin with it. तो जो यूरिन फॉर्मेशन है इसे हम यूरोपोइसिस भी कहते हैं एंड वी नो दैट इट टेक्स प्लेस इन द किडनीज और किडनीज के अंदर भी ये नेफ्रॉन्स में होता है। इसके अंदर मेनली तीन प्रोसेसेस आते हैं। नंबर वन इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन दैट टेक्स प्लेस इन द माल्फीजियन कॉर्पसल, जिसमें बमन्स कैप्सूल और जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। देन द ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन एंड द ट्यूब्यूलर सिक्रीशन विच टेक प्लेस इन द पीसीटी, देन लूप ऑफ हेनले, एंड मेनली जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है वो वाला जो पार्ट है इट टेक्स प्लेस इन द डीसीटी। So let's start with the very first step, that is the glomerular filtration. तो जो glomerular filtration है यहाँ पर जो दो parts involved होंगे nephrons की, that will be the Bowman's capsule and the glomerular capillaries or the glomerulus. तो इन दोनों की जो walls होंगी they will be very thin and they will be semi permeable. अब इसका reason क्या है? That is the presence of pores. जो glomerular capillaries हैं वहाँ पर जो pores present होते हैं उन्हें हम fenestrae कहते हैं, और जो बमन्स कैप्सूल की जो अंदर वाली वॉल होती है दैट इज़ द विसरल वॉल, वहाँ पर जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम स्लिट पोर्स कहते हैं। एंड दिस यू कैन सी हेयर कि जो यहाँ पर अंदर वाली वॉल है दिस इज़ द कैपिलरी वॉल, और ये इस तरफ वाली वॉल है दिस इज़ द विसरल लेयर ऑफ द बमन्स कैप्सूल। तो जो अंदर की तरफ जो पोर्स प्रेजेंट होंगे उन्हें हम फेनेस्ट्रे कहेंगे, जो कि इन सेल्स के बीच में प्रेजेंट होंगे, और जो बाहर बमन्स कैप्सूल वाली लेयर के अंदर जो पोर्स प्रेजेंट होंगे दे विल बी कॉल्ड द स्लिट पोर्स। तो ये इन्हीं दोनों पोर्स की वजह से जो इन दोनों की वॉल्स हैं वो थिन है और सेमी परमिएबल है, जिसकी वजह से वाटर और कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यहाँ पर मूव कर सकते हैं वाया दीज पोर्स। अब जब भी ब्लड ऊपर जो एफरेंट आर्ट्रियोल है वहाँ से एंटर करेगा तो इन कैपिलरीज के अंदर आएगा, और फिर इन कैपिलरीज के अंदर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? पोर्स, द फेनेस्ट्रे, वहाँ से पास होकर ये इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को पास करता हुआ जो कि सेमी परमिएबल है, वहाँ से पास करके कहाँ पर आ जाएगा? इनटू द ल्यूमेन ऑफ द बमन्स कैप्सूल। अब इस चीज़ के लिए कुछ प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जब ब्लड यहाँ पर फ्लो करेगा तो कोई ऐसा पीछे से प्रेशर लगेगा जिसकी वजह से उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स और जो फ्लूइड है वो यहाँ इन पोर्स में से स्क्वीज आउट होता हुआ ल्यूमेन के अंदर पास हो जाएगा। तो वो जो प्रेशर है दैट कम्स फ्रॉम द ब्लड, वो ब्लड का खुद का ही प्रेशर है, क्योंकि जो यहाँ पर एफरेंट आर्टरियोल्स हैं दे आर हैविंग वाइडर डायमीटर, और जब ये कैपिलरीज में ब्रेक हो जाएगा तो कैपिलरीज के अंदर डायमीटर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब पीछे से जो ब्लड है वो उसी प्रेशर से आ रहा है, लेकिन आगे डायमीटर रिड्यूस हो गया है, तो डायमीटर रिड्यूस होने की वजह से नैरोअर कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है वो हायर प्रेशर से मूव करेगा। अब जब ब्लड यहाँ पर एंटर करेगा वाया दीज एफरेंट आर्टरियोल्स, तो वो यहाँ पर जब ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर एंटर करेगा, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का डायमीटर इस एफरेंट आर्टरियोल के कंपैरेटिवली काफ़ी कम होगा, लेकिन ब्लड तो उसी प्रेशर से मूव कर रहा है, तो डायमीटर कम होने की वजह से जो नैरोअर कैपिलरीज हैं उनके अंदर ब्लड का प्रेशर जो है वो ज़्यादा एग्जर्ट होगा एज़ कम्पेयर टू द ब्लड्स प्रेशर इन द आर्टरियोल। तो ड्यू टू दैट जो यहाँ पर जिस प्रेशर से यहाँ पर ब्लड मूव करेगा इन द कैपिलरीज, इट इज़ कॉल्ड द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज विच इज़ रिप्रेजेंटेड एज दिस, एंड इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू 55 millimeters of mercury. Millimeters of mercury is the unit of pressure here, and 55 millimeters of mercury is the value of the hydrostatic pressure in the glomerular capillary. तो उस प्रेशर की वजह से जो ब्लड में से कुछ कंटेंट्स हैं वो इन पोर्स में से, जो पोर्स फेनेस्ट्रे हैं वहाँ से पास होते हुए स्लिट पोर्स में से पास होते हुए अल्टीमेटली ल्यूमेन के अंदर एंटर कर जाएंगे ड्यू टू दिस प्रेशर। अब जब ब्लड यहाँ पर एंटर कर रहा है तो उसका खुद का प्रेशर है, वैसे ही जो फ्लूइड ऑलरेडी प्रेजेंट है इन द वुमेन्स कैप्सूल या फिर जो आगे ट्यूब्यूल्स में जो ऑलरेडी फ्लूइड प्रेजेंट है उसका भी कुछ प्रेशर होगा, एंड दैट विल बी इन द रिवर्स डायरेक्शन ऑफ दिस pressure. So this will be called the capsular hydrostatic pressure.
प्रेशर। कैप्सुलर क्योंकि ये कैप्सूल के अंदर से लग रहा है और इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 15 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। तो ये अंदर से बाहर की तरफ है जो कि ब्लड को अंदर एंटर नहीं करने दे रहा है, मतलब ब्लड से जो भी कंटेंट्स बाहर निकल रहे हैं और ल्यूमेन के अंदर आ रहे हैं उसके अगेंस्ट एक प्रेशर लग रहा है एंड इट इज़ कॉल्ड द कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा जो प्रेशर कैपिलरीज के अंदर है। कैपिलरीज के अंदर जो प्रेशर है उसकी वजह से ब्लड जो है उसमें से कंटेंट्स निकल रहे हैं और बमन्स कैप्सूल के अंदर आ रहे हैं। जो बमन्स कैप्सूल के अंदर ऑलरेडी फ्लूइड प्रेजेंट है उसके प्रेशर की वजह से वो इन कंटेंट्स को अपने अंदर आने से रोक रहा है। दिस इज नोन एज द कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड इट्स वैल्यू इज 15 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। अब इन दोनों प्रेशर्स के अलावा देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ प्रेशर एंड इट इज कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स। अब ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये कहाँ पर लग रहा है? इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है वहाँ पर जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं उस ब्लड के अंदर, वो प्लाज्मा प्रोटीन्स वाटर को वहाँ से निकलने नहीं देंगे। दैट इज इट विल बी अगेंस्ट द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। वो वहाँ से फ्लूइड को बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण फ्लूइड बाहर निकल रहा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के रिवर्स ही काम करने वाला है। तो अब यहाँ पर ब्लड में से फ्लूइड को बाहर निकालने वाला प्रेशर है दैट इज ओनली वन एंड दैट इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड इट्स वैल्यू इज 55 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। जो दूसरे दो तरह के प्रेशर्स हैं, वन इज द प्रेशर दैट इज ड्यू टू द फ्लूइड ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बमन्स कैप्सूल, इट इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर of the capsular fluid, and the third type of the pressure is the osmotic pressure which is due to the plasma proteins which is present in the glomerular capillaries। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू की टोटल प्रेशर जो फ्लूइड को बाहर निकाल रहा है फ्रॉम द कैपिलरीज इनटू द बमन्स कैप्सूल दैट्स इज 55 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी माइनस जो अंदर की तरफ प्रेशर लग रहा है जो कि वहाँ से फ्लूइड को बाहर नहीं निकलने दे रहा है, दैट इज वन दैट इज ड्यू टू द फ्लूइड already present in the Bowman's capsule and the second one is due to the plasma proteins that are present in the blood or in the glomerular capillaries, उनकी वजह से जो लग रहा है। तो वो दोनों ऐड हो जाएंगे और हमारे पास नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या रहेगा? जो टोटल आउटवर्ड प्रेशर लग रहा है माइनस जो इनवर्ड प्रेशर लग रहा है एंड अल्टीमेटली जो हमारे पास नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर आता है इट्स वैल्यू इज 10 millimeters of mercury। so this pressure is known as the filtration pressure। so ये वो net force है that is moving the fluid from the glomerular capillaries into the Bowman's capsule। अब इसी प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हुआ क्या है, जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ आयंस हैं फ्रॉम द लार्ज मॉलिक्यूल्स, वो ब्लड में से फिल्टर आउट होकर पासिंग थ्रू दीज पोर्स दे आर एंटरिंग इनटू द ल्यूमेन ऑफ द बमन्स कैप्सूल एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। जो यहाँ से फ्लूइड फिल्टर आउट होकर इस बमन्स कैप्सूल के ल्यूमेन के अंदर आया है इसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं या कैप्सूलर फिल्ट्रेट कहते हैं या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेट कहते हैं। इसके अंदर होगा क्या क्या? इसके अंदर सोडियम होगा, पोटाशियम क्लोराइड आयंस होंगे। तो ये तीन तरह के तो आयंस हो गए, सोडियम पोटाशियम एंड क्लोराइड आयंस हो गए। इसके अलावा ग्लूकोज होगा, अमीनो एसिड्स होंगे, कुछ यूरिया होगा, यूरिक एसिड्स, बहुत सारा वाटर होगा इसके अंदर। तो ब्लड के अंदर क्या रह जाएगा? सिर्फ कॉर्पसल्स रह जाएंगे और प्लाज्मा प्रोटीन्स रह जाएंगे क्योंकि पोर्स का साइज इतना बड़ा नहीं है कि उसमें से ब्लड सेल्स और जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जो कि काफ़ी बड़े साइज़ के हैं एज़ कम्पेयर टू दीज स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, तो वो इसमें से पास होकर नहीं आ पाएंगे और वो वहाँ ब्लड में ही रह जाएंगे एंड दे विल पास बैक वाया इफरेंट आर्टेरियोल। जो फिल्ट्रेट है इसकी सारी कॉम्पोजिशन ब्लड के जैसी ही है, द डिफरेंस इज ओनली दैट कि इट इज़ प्रोटीन फ्री और इसके अंदर कोई भी तरह के सेल्स नहीं है। नाउ वी आर डन विद द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। नाउ द सेकेंड स्टेप इज द ट्यूब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन। तो अब
ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होगा कि जो हमारे पास अब फिल्ट्रेट आया है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है, जो कि अब ट्यूब्यूल्स के अंदर पास होगा, तो उसके अंदर ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड हैं और उन्हें हम बॉडी में से ऐसे बाहर पास आउट नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि द एम इज़ टू पास आउट ओनली द वेस्ट मटीरियल्स, तो कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनका रीअब्जॉर्प्शन होना ज़रूरी है और वो बॉडी के लिए नेसेसरी हैं। तो ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन का जो स्टेप होगा यहाँ पर इस फिल्ट्रेट में से उन सभी चीज़ों का सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कर लिया जाएगा जो कि बॉडी के लिए रिक्वायर्ड हैं, और जो वेस्ट मटेरियल्स हैं सिर्फ वो ही रह जाएंगे इनटू द ट्यूब्यूल्स। प्लस यहाँ पर होगा ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन के अंदर क्या होगा, अब कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल्स हैं जो कि इस फिल्ट्रेट के साथ पास नहीं हो पाए फ्रॉम द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, तो अब वहाँ यहाँ पर अब उन्हें भी इसी वेस्ट मटेरियल के अंदर सिक्रीट किया जाएगा, जो कि यहाँ ट्यूब्यूलर सिक्रीशन होगा, मतलब ट्यूब्यूल्स में उनको स्पेसिफिकली सिक्रीट किया जाएगा जो कि फिल्ट्रेट के साथ नहीं पास ऑन हो सके। अब जो ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन है, इसका जो पहला स्टेप होता है, इट टेक्स प्लेस इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो पीसीटी में ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है कि जो पीसीटी के सेल्स हैं वो किस तरह के सेल्स हैं, कॉलमनार सेल्स हैं, और उनके अंदर वाले बाउंड्री पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट हैं। इन माइक्रोविलाई का एम ही क्या होता है, अब्जॉर्प्शन के लिए होते हैं ये। तो जो माइक्रोविलाई हैं, क्योंकि यहाँ पर ये प्रेजेंट है, तो पीसीटी इज़ वेल अडेप्टेड फॉर रीअब्जॉर्प्शन। तो रीअब्जॉर्प्शन के लिए क्योंकि यहाँ माइक्रोविलाई प्रेजेंट है तो यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होगी। प्लस यहाँ पर अबंडेंट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि डिफ्यूजन के साथ अपने आप नहीं अंदर आ सकते हैं या यहाँ से दोबारा रीअब्जॉर्ब नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि वो डिफ्यूजन नहीं कर सकते। तो ऐसे जो सब्सटेंसेस होंगे उनका एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ऐसे न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स को वापस ब्लड में रीअब्जॉर्ब करवाने के लिए उनका एक्टिव ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। उस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एंड वी नो दैट एनर्जी करेंसी इज एटीपी। तो एटीपी कहाँ पर बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। इसीलिए जो पीसीटी के सेल्स हैं दे आर रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइक्रोविलाई का जो रोल है यहाँ पर, दैट इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन। तो जहाँ पर माइक्रोविलाई होते हैं वहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो अब पीसीटी के अंदर क्या क्या चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन होगा, सबसे पहले तो ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन होगा, इट इज़ रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। देन अमीनो एसिड्स, हार्मोन्स, वाइटामिन्स, कुछ आयंस जैसे कि सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड आयंस, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी में। एंड मच ऑफ द वाटर इज रीअब्जॉर्ब्ड हेयर, एंड सम ऑफ द यूरिया इज ऑल्सो रीअब्जॉर्ब्ड हेयर। रीअब्जॉर्प्शन के साथ साथ यहाँ पर कुछ ट्यूब्यूलर सिक्रीशन भी होगी। सिक्रीशन किस चीज़ की, जो फिल्ट्रेट के साथ नहीं पास हो सके वेस्ट मटेरियल्स, वो अब यहाँ पर सिक्रीट कर दिए जाएंगे बाय द ब्लड, एंड दे विल बी इंक्लूडिंग क्रेटिनिन होगा, ड्रग्स होंगे, या कुछ फिर पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे जो कि ब्लड के अंदर अभी भी रह गए हैं, वो यहाँ पर सिक्रीट कर दिए जाएं। अब इनमें से कुछ तो सब्सटेंसेस ऐसे होंगे जैसे कि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, सोडियम, पोटाशियम, आयंस हैं, जिनका डिफ्यूजन नहीं हो सकता है, वो अपने आप नहीं, पैसिवली नहीं डिफ्यूज़ कर सकते हैं, तो उनका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के साथ जिन मॉलिक्यूल्स का दोबारा रीअब्जॉर्प्शन होगा, दे विल बी ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सोडियम आयंस एंड द पोटाशियम आयंस। ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन जो है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ग्लूकोज यूरिन में प्रेजेंट है, दैट इंडिकेट्स कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ डिजीज विच इज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस, दैट इज प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन। जब एक्टिव अपटेक होगा इन आयंस का, तो उसकी वजह से जो फिल्ट्रेट है इस ट्यूब्यूल के अंदर, उसकी कंसंट्रेशन अपने आप थोड़ी कम हो जाएगी, और जितने यहाँ से मॉलिक्यूल्स या आयंस जो हैं वो कम होंगे, उतना ही साथ वाटर भी रीअब्जॉर्ब होगा ड्यू टू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के कारण जितनी यहाँ पर सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम होगी, उतना ही साथ वाटर भी रीअब्जॉर्ब होगा ड्यू टू ऑस्मोसिस। यहाँ पर एक बफर है, दैट इज़ बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं वो भी रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, क्योंकि वो बफर का काम करते हैं, तो दे आर रिक्वायर्ड बाय अवर बॉडी, तो उनका भी यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। प्लस कुछ यूरिया जो है वो यहाँ पर डिफ्यूजन के साथ दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता
जाता है। बाकी जो बचा वेस्ट मटेरियल है फिल्ट्रेट के अंदर, इट इज देन लेफ्ट फॉर द रिमूवल। एज द ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूब्यूलर सिक्रीशन गो साइड बाय साइड, तो हम रीअब्जॉर्प्शन के साथ ही सिक्रीशन को भी वाइंड अप करेंगे कि यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन जो हो रही है वो हमने कर लिया है कि किस किस चीज़ की हो रही है। अब सिक्रीशन भी हमने किया है कि क्रिएटिनिन है, कुछ ड्रग्स हैं, कुछ पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि ड्रग्स हैं जैसे कि पेंसिलिन है या हिप्यूरिक एसिड है, क्रेटिनिन है। इन सब चीज़ों का जो सिक्रीशन है वो यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि वो फिल्ट्रेट के साथ ऊपर से पास होकर नहीं आते हैं इनटू द फिल्ट्रेट, तो वो यहाँ से पास आउट कर दिए जाते हैं इनटू द पीसीटी। Now, the next part of the tubular reabsorption takes place in the loop of Henle. Here, there are some points that you need to remember because this will be helping you when you will be learning the countercurrent mechanisms. So, let's begin with it. तो loop of Henle का पहले थोड़ा सा इसके parts का एक brief overview देख लेते हैं। loop of Henle के अंदर दो limbs आती हैं। One that runs from the renal cortex to renal medulla. It is the descending limb, and then उसके बिल्कुल पैरेलल है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है इट इज़ द असेंडिंग लिम्ब। जो डिसेंडिंग लिम्ब है इसके अंदर भी आगे दो रीजन्स होंगे, एक होगा थिक रीजन और एक होगा थिन रीजन। वैसे ही असेंडिंग लिम्ब के अंदर पहले थिन रीजन है एंड देन कम्स दी थिक रीजन, और थिक रीजन अल्टीमेटली डीसीटी में चला जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल काउंटर करंट के अंदर भी आपको हेल्प करने वाले हैं। तो द नंबर 1 पॉइंट इज वाइड पार्ट है डिसेंडिंग लिम्ब का, इट इज़ इम्पर्मिएबल टू आयंस, यूरिया एंड वाटर। यहाँ पर जो फिल्ट्रेट आया है पीसीटी से वो एज सच नीचे नैरो रीजन के अंदर चला जाएगा और उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ना ही कोई रीअब्जॉर्प्शन होगी ना ही कोई सिक्रीशन होगी। वॉल्स बिल्कुल इम्पर्मिएबल हैं टू आयंस, यूरिया एंड दी वाटर। फिर उसके बाद जो सेकेंड रीजन आता है ऑफ द डिसेंडिंग लिम्ब विच इज़ द थिन पार्ट और द नैरो पार्ट, इट इज़ फ्रीली परमिएबल टू वाटर। जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, the one that is surrounding this region, it is known as the interstitial fluid, जिसके अंदर loop of Henle जो है it is bathing in that। you have to remember this thing कि जो पहले जो थिक वाला पार्ट है ऑफ दिस डिसेंडिंग लिम्ब इट इज़ इम्पर्मिएबल टू वाटर या आयंस। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है विच इज़ द नैरो पार्ट ऑफ दिस लिम्ब, इट इज़ फ्रीली परमिएबल टू वाटर। यहाँ से वाटर जो है फ्रीली बाहर मूव कर सकता है। अब वो बाहर क्यों मूव करेगा, उसका रीज़न ये है कि लूप ऑफ हेनले को सराउंड करने वाला जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है जिसके अंदर ये बात करती है लूप ऑफ हेनले, वो उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बहुत हाई है। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मींस कंसंट्रेशन ऑफ आयंस बहुत हाई है। तो जब भी किसी फ्लूइड के अंदर जो कंसंट्रेशन है आयंस की हाई होती है तो वो फ्लूइड ऑटोमेटिकली वाटर को अपनी तरफ खींचता है। एंड दिस इज़ द रीज़न कि वाटर यहाँ पर जो थिन लूप ऑफ हेनले की जो डिसेंडिंग लिम्ब है उसके जो थिन रीजन है वहाँ से वाटर जो है वो बाहर की तरफ मूव करेगा। एंड जब वो बाहर की तरफ मूव करेगा तो इस रीजन के ऊपर वासा रेक्टा की जो कैपिलरीज है वो दे आर सराउंडिंग दिस रीजन। वाटर जैसे यहाँ से निकलता है वासा रेक्टा उसे ले जाता है। यहाँ पर हम इस पॉइंट को नहीं ज़्यादा डिटेल में जाएंगे कि काउंटर करंट मैकेनिज्म का पॉइंट है। यहाँ से वाटर बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तरफ मूव करेगा क्योंकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बहुत हाई है। मूव किसकी वजह से करता है, ड्यू टू ऑस्मोसिस। देन जब यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा, फिल्ट्रेट में से वाटर के बाहर जाने की वजह से अब फिल्ट्रेट के अंदर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी। जो फिल्ट्रेट है लूप ऑफ हेनले के अंदर एंटर किया था इट वाज आइसोटोनिक। अब जब वो जैसे जैसे वो नीचे मूव करेगा उसमें से वाटर जो है वो बाहर रीअब्जॉर्ब कर लिया गया है ड्यू टू द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। वाटर के बाहर जाने की वजह से जब फिल्ट्रेट यहाँ इस लेवल पर पहुंचेगा तो उसके अंदर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बहुत हाई होगी। इट विल बी रेफर्ड टू एज द हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट। हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट मीन्स इट इज हैविंग हायर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन। नेक्स्ट जो स्टेप होगा दैट इज इट विल मूव टुवर्ड्स द असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब का कौन सा पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर कि असेंडिंग लिम्ब जो है इट इज इम्पर्मिएबल टू वाटर
along its entire length. पहले नैरो वाला पार्ट है, इट इज परमिएबल टू आयंस, दैट इज सोडियम आयन, पोटाशियम आयन एंड क्लोराइड आयंस एंड यूरिया। इस रीजन में से जो आयंस है दे विल बी लीविंग द फिल्ट्रेट बाय डिफ्यूजन, और जो यूरिया है वो बाहर से अंदर की तरफ एंटर करेगा। जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है इसके अंदर यूरिया का अमाउंट जो है वो ज़्यादा होता है, तो यूरिया अंदर की तरफ मूव करता है, और फिल्ट्रेट में आयंस के अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि एज आई हैव रेफर्ड टू अर्लियर दैट यहाँ पर जब पहुंचा था तो इट वाज हाइपरटोनिक, दैट मीन्स आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी। तो अब आयंस जो है वो यहाँ से बाहर मूव करना शुरू करेंगे टुवर्ड्स द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। फिर उसके बाद जो सेकंड रीजन आता है दैट इज़ द वाइडर रीजन ऑफ द असेंडिंग लिम्ब, उस रीजन के अंदर भी आयंस बाहर मूव करेंगे फिल्ट्रेट से, लेकिन दे विल बी पासिंग आउट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड नॉट बाय डिफ्यूजन। इसी आयंस की मूवमेंट की वजह से जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन हाई रहती है, और इसका हाई रहना इसलिए ज़रूरी है ताकि जब फिल्ट्रेट यहाँ पर मूव कर रहा हो तो उसमें से वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जा सके, क्योंकि वाटर तभी रीअब्जॉर्ब होगा जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन हाई होगी, और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को हाई रखने का काम जो है वो असेंडिंग लिम्ब करती है जब फिल्ट्रेट में से आयंस बाहर निकलते हैं। और अल्टीमेटली जब फिल्ट्रेट इस लेवल पर पहुंचेगा एंड इट विल बी नाउ एंटरिंग द डीसीटी, तो इस रीजन पर आकर जो फिल्ट्रेट है इट विल बिकम हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक बिकॉज अब उसमें से आयंस भी बाहर जा चुके हैं, तो अब वो बाहर के जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसके कंपैरेटिवली उसके अंदर आयनिक कंसंट्रेशन कम है, तो नाउ इट इज रेफर्ड टू एज अ हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट। So in the beginning it was isotonic, at the level of this it was hypertonic, and when it reached near the density it became hypotonic. Next part of the tubular reabsorption it takes place in the density, तो लूप ऑफ हेनले के बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो डीसीटी में होगा। अब डीसीटी के अंदर क्या क्या इवेंट्स होते हैं, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दैट। Now, here a very important hormone plays a specific role, and its name is antidiuretic hormone, ADH। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है ये डायरेक्टली रिलेटेड है कि हमारे जो ब्लड के प्लाज्मा के अंदर वाटर का लेवल कितना है। जब भी वाटर का लेवल प्लाज्मा के अंदर कम होगा, फॉर एग्जांपल जब हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है या वी आर कंज्यूमिंग लेस वाटर, तो उस केस में क्या होता है कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा जो है उसके अंदर वाटर का लेवल कम हो जाता है, एंड इसकी वजह से जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब होता है, द पिट्यूटरी ग्लैंड, उसका जो पोस्टीरियर लोब होता है वहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है, इट इज़ नोन एज द एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब एंटी डायूरेटिक हार्मोन का क्या फंक्शन है, लेट्स सी इट। हियर इज कि व्हेनेवर वी आर कंज्यूमिंग लिटिल वाटर और उसकी वजह से हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर वाटर का लेवल डाउन हो जाएगा, तो इस चीज़ को कौन सेंस करेगा, हाइपोथैलेमस सेंस करेगा। हाइपोथैलेमस ब्लड प्लाज्मा में वाटर लेवल को डिटेक्ट करता है और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है किस चीज़ के लिए, कि अब वो एडीएच को रिलीज करे। जब एडीएच पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा वो एडीएच जाकर जो डीसीटी है ऑफ द नेफ्रॉन वहाँ पर एक्ट करता है, और डीसीटी की जो वॉल्स होती हैं उनको ज़्यादा परमिएबल बना देता है वाटर के लिए, जिसकी वजह से जो डीसीटी है वहाँ से वाटर निकलता है फ्रॉम द फिल्ट्रेट। वाटर जो है वो निकाला जाता है बाय ऑस्मोसिस, और उसके आसपास जो ब्लड कैपिलरीज जा रही होती है वहाँ पर वाटर जो है एंटर कर जाता है, दैट इज़ वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है बॉडी के अंदर, और उसे फिल्ट्रेट के साथ बॉडी से रिमूव नहीं किया जाता है, क्योंकि फिल्ट्रेट से यहाँ वाटर को निकाल लिया जाता है, दैट इज़ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर हो जाता है। अब जब वाटर निकाल लिया जाएगा तो यूरिन जो है वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में बाहर आएगा, सो द यूरिन विल बी कंसनट्रेटेड। तो डीसीटी की जो परमिएबिलिटी है उसको चेंज करने से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, एंड अल्टीमेटली जो यूरिन है वो कंसनट्रेटेड अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। जब बॉडी के अंदर जो प्लाज्मा का वाटर लेवल है वो नॉर्मल हो जाता है, उस टाइम पर एडीएच नहीं सिक्रीट होता है और परमिएबिलिटी डीसीटी की चेंज नहीं होती है, या हम कह सकते हैं कि डिक्रीज ही रहती है जितनी नॉर्मल होनी चाहिए, और उतना ही वाटर रीअब्जॉर्ब होता है जितना कि नॉर्मल कंडीशंस में होना चाहिए
ये, और जो यूरिन है वो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होता है। सो यूरिन डाइल्यूट यूरिन होगा या कंसनट्रेटेड यूरिन होगा, ये डिपेंड करता है कि हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा का जो वाटर लेवल है वो कितना है, इज़ इट सफिशेंट और नॉट। अगर वो सफिशेंट है तो डाइल्यूट यूरिन होगा, और अगर वो इनसफिशेंट है या वाटर लेवल डिक्रीज हो जाता है तब एडीएच हार्मोन अपना रोल प्ले करता है, एंड अल्टीमेटली द यूरिन प्रोड्यूस्ड इज इन कंसनट्रेटेड फॉर्म। टीसीटीज़ के अंदर जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन है वो एक और हार्मोन पर डिपेंड करती है जो कि अड्रीनल हार्मोन है। इट इज़ नोन एज द एल्डोस्टेरॉन। एज आई मेंशन, जब हमने किडनी का स्ट्रक्चर किया था जिस वीडियो लेसन में, उसमें बताया है कि किडनीज के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इट इज़ कॉल्ड द एड्रीनल ग्लैंड। वहाँ से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है कॉल्ड द एड्रीनल हार्मोन और द एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। अब वाटर रीअब्जॉर्प्शन के लिए जो नेसेसिटी है दैट इज़ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस फ्रॉम द फिल्ट्रेट। तो जब फिल्ट्रेट से सोडियम आयंस को रीअब्जॉर्ब किया जाएगा तो अल्टीमेटली वाटर उसके साथ मूव करेगा ड्यू टू ऑस्मोसिस, क्योंकि जिस तरफ आयनिक कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है उस तरफ वाटर मूव करता है बिकॉज ऑफ द ऑस्मोसिस। तो अब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन के लिए इट इज़ एसेंशियल कि पहले सोडियम आयंस का रीअब्जॉर्प्शन किया जाए। तो सोडियम आयंस के रीअब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? इट इज़ द एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन रिलीज कहाँ से होता है? एड्रीनल कॉर्टेक्स से होता है। जब भी ब्लड के अंदर सोडियम आयंस का लेवल फॉल होता है उस टाइम पर ये काम करता है, या फिर जो पोटेशियम आयंस है उनका लेवल इंक्रीज होता है तब ये काम करता है। एंड इट इज़ डिटेक्टेड कि ब्लड के अंदर अब सोडियम आयंस का जो लेवल है वो कम है, तो तब एल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स। एंड एड्रीनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन जब रिलीज होगा इट विल एक्ट ऑन द किडनीज, और किडनीज के अंदर इस रीजन पर ये काम करता है डीसीटी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट है। यहाँ पर इनकी जो वॉल्स हैं दे बिकम मोर परमिएबल टू आयंस, जिनकी वजह से आयंस जो है उनका वापस से अपटेक कर लिया जाता है इनटू द बॉडी रीअब्जॉर्प्शन के साथ। और जब रीअब्जॉर्प्शन होगी आयंस की तो उनके साथ इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वाटर भी साथ रीअब्जॉर्ब होगा ड्यू टू ऑस्मोसिस। अब अगर एल्डोस्टेरॉन नहीं होगा तो उस टाइम पर जो डीसीटी की वॉल्स हैं दे विल बी इम्पर्मिएबल टू आयंस। अगर एल्डोस्टेरॉन है तब आयंस रीअब्जॉर्ब होंगे इन द रीजन ऑफ द डीसीटी, अदरवाइज these will be impermeable to ions and no ion absorption will be taking place here. So here in the DCT region water is reabsorbed and sodium ions are reabsorbed here. अब इस रीजन में होने वाले ट्यूब्यूलर सिक्रीशन को भी साइड बाय साइड देख लेते हैं। इस रीजन में क्या चीज़ें सिक्रीट होंगी इनटू द डीसीटी और इनटू द फिल्ट्रेट? दैट विल बी पोटाशियम आयंस, हाइड्रोजन आयंस, अमोनियम आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयंस। इन चारों आयंस का जो सिक्रीशन है वो यहाँ पर होगा, एंड दैट विल बी बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू द फिल्ट्रेट इस रीजन में, इन द डीसीटी रीजन। तो सोडियम और सोडियम आयंस और वाटर का हुआ रीअब्जॉर्प्शन, सोडियम के साथ उतने ही अमाउंट में क्लोराइड आयंस भी जाएंगे, और यहाँ पर सिक्रीशन किस चीज़ का होगा? पोटाशियम आयंस एंड हाइड्रोजन आयंस, अमोनियम आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयंस का यहाँ पर ट्यूब्यूलर सिक्रीशन किया जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस और अमोनियम आयंस का रिमूवल क्यों नेसेसरी है, क्यों उन्हें बॉडी से यहाँ पर रिमूव किया जाता है? तो उसका एम ये होता है कि ताकि जो पीएच है ब्लड का वो मेंटेन्ड रहे एंड इट रिमेन्स इन बिटवीन 6 to 8, क्योंकि अगर पीएच में कोई भी वेरिएशन आती है तो इट बिकम्स अ डेंजरस सिचुएशन। तो उसकी वजह से यहाँ पर ताकि पीएच जो है ब्लड का वो मेंटेन रहे, क्योंकि अब सोडियम आयंस का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो काउंटर बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस और अमोनियम आयंस को रिमूव किया जाता है फ्रॉम द ब्लड। Now after the ultrafiltration, reabsorption and tubular secretion are complete, तो ये glomerular filtrate फिर enter कर जाएगा into the collecting duct। तो अब तक इसमें काफ़ी सारी modification हुई है, जो ये enter किया था into the PCT उसके बाद reabsorption हुई और कुछ substances इसमें से निकाल लिए गए, कुछ की addition की गई, तो modified filtrate हो गया। Now this filtrate that is entering into the collecting ducts, it is called the final urine। की जो composition है वो काफ़ी अलग है from the filtrate that enters into the Bowman's capsule। इसकी कंपोजिशन में कोई और चेंज नहीं आएगा वंस इट एंटर्स द कलेक्टिंग डक्ट्स, और फिर उसके बाद यहाँ से यूरेटर्स में एंटर करेगा एंड देन इनटू द ब्लैडर एंड देन फाइनली इनटू द यूरेथ्रा। So this was all about the urine formation. The question for you: what kind of animals will be having longer loops of Henle? Find out the reason and some examples and then drop the answers in the comment section.